सबको नमस्ते। अगले दिन ऑफिस में मिस हॉन्ग सीधे सेक्शन चीफ फैंग की तरफ इशारा करके कहती है कि वही मौजूदा येफी है। असल बात यह थी कि येफी को ईमेल भेजने से पहले मिस हॉन्ग ने तीनों संदिग्धों के कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अलग अलग तरह का छोटा सा जुगाड़ कर दिया था। जैसे सेक्शन चीफ फैंग के कीबोर्ड पर फुल स्टॉप वाला बटन एमएस हॉन्ग ने जानबूझकर खराब कर दिया था। इसलिए जब मिस हॉन्ग ने येफी की तरफ से आया हुआ ईमेल देखा जिसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा था तो उसे पूरा यकीन हो गया कि येफी और कोई नहीं बल्कि सेक्शन चीफ फैंग ही है। अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, सेक्शन चीफ फैंग के पास मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, वही वो रहस्यमयी येफी है। रात को सेक्शन चीफ फैंग मिस हॉन्ग से अकेले में मिलकर बात करता है। मिस हॉन्ग भी उसके सामने अपनी असली पहचान साफ साफ बता देती है। बदले में सेक्शन चीफ फैंग गुप्त फंड्स की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी खोलकर रख देता है। वह बताता है कि मारे जाने से पहले प्रेसिडेंट जैंग ने कंपनी के अंदर छिपे हुए सीक्रेट फंड्स पकड़ लिए थे और ठान लिया था कि वह इन्हें फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस तक पहुंचाकर रिपोर्ट करेगा। उसी समय उसने सेक्शन चीफ फैंग को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उससे मदद मांगी। उस वक्त फैंग पिछली बार कंपनी के लिए जाली खाते, फेक अकाउंट्स बनाने की अपनी हरकत पर बहुत पछता रहा था, इसलिए उसने प्रेसिडेंट जेंग की ये पेशकश मान ली। हादसा होने से पहले दोनों मिलकर गुप्त फंड से जुड़ी सारी फाइलें और रिकॉर्ड्स को अच्छे से जंगली करके तैयार कर रहे थे और इरादा था कि ये सब कुछ फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस में काम कर रही मिस हॉन्ग के हाथों तक पहुंचा दें। सेक्शन चीफ फैंग खुद भी येफी की पहचान का इस्तेमाल करके एमएस हॉन्ग से ईमेल के जरिए संपर्क में था। बाद में उसे एमएस हॉन्ग का वो जवाब मिला जिसमें उसने आमने सामने बैठकर विस्तार से बात करने की इच्छा जताई थी। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रेसिडेंट जंग ने पहले से ही एक और इंतज़ाम कर रखा था। उसने सेक्शन चीफ फैंग को खास तौर पर कहा था कि जब वह मिसेस होंग से मिले तो चुपके से उनके मिलने की कुछ तस्वीरें खींच लें, ताकि अगर बाद में चेयरमैन कांग को उस पर शक हो तो फैंग इन तस्वीरों के जरिए अपनी बेगुनाही साबित कर सके कि वह बस रिपोर्ट देने आया था, कोई गद्दारी नहीं कर रहा था। इन्हीं जानबूझकर ली गई चुपके वाली तस्वीरों की वजह से सेक्शन चीफ फैंग चेयरमैन कांग की उस अंदरूनी जांच से बच निकला जो कंपनी के भीतर के सूत्रधार को पकड़ने चिन चलाई गई थी। लेकिन अब गुप्त फंड वाली लेजर किताब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मिस हॉन्ग सेक्शन चीफ फैंग से पूछती है कि क्या उस लेजर की कोई कॉपी अब भी कहीं मौजूद है। फैंग दावे से कहता है कि उसने सारी बैकअप फाइल्स और कॉपीज़ मिटा दी हैं, लेकिन मिस हॉन्ग को उसकी ये बात बिल्कुल सच नहीं लगती। वह फैंग को समझाती है कि वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़ा हो जाए और वादा करती है कि वह उसकी पहचान और उसकी जान माल दोनों की पूरी तरह रक्षा करेगी। मगर फैंग स्वभाव से बहुत ही एहतियात बरतने वाला सतर्क इंसान है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि प्रेसिडेंट जंग की कार दुर्घटना कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। इसी वजह से उसे डर है कि अगर वह आगे आया तो खुद भी इस मामले में बुरी तरह उलझ सकता है और वह वहीं पर मिस हॉन्ग की पेशकश को सख्ती से ठुकरा देता है। सच कहा जाए तो सेक्शन चीफ फैंग की अपनी ज़िंदगी भी बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ साल पहले उसे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए वह कंपनी के लिए फ़र्जी खाते बनाने जैसे गलत काम में हाथ डाल बैठा। उसके बाद उसने कंपनी के साथ एक सख्त गुप्तता संधि सीक्रेसी एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह तो इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कंपनी के हाथों पूरी तरह जकड़ दिया गया है। वह बेहद काबिल था, फिर भी कंपनी लगातार उसे दबाकर रखती रही और कभी उसे ऊंचा पद नहीं दिया। जब उसने सोचा कि नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चला जाए तो हनमिन ने पीछे से चाल चलकर हर जगह उसकी राह रुकवा दी और उसका रास्ता बंद कर दिया। ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सेक्शन चीफ फैंग का एक बीमार बच्चा भी है। अब उसकी नज़र में खोखली सेल्फ रिस्पेक्ट और ऊंचे आदर्शों वाली जस्टिस से ज़्यादा सबसे ज़रूरी बात यह हो गई है कि किसी तरह अपनी नौकरी बचा कर रखे। फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के सेक्शन चीफ मिस हॉन्ग को समझाते हैं कि इस मुकाम पर आकर वह हार मानने की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। सेक्शन चीफ को साफ महसूस होने लगा है कि इस समय कोरिया का पूरा स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों ही ठीक नहीं चल रहे। सब कुछ किसी बड़े तूफान से पहले वाली चुप्पी जैसा लग रहा है। मिस हॉन्ग तय कर लेती है कि अब वह अपना पूरा दम लगा देगी और पीछे नहीं हटेगी। वह बार बार सेक्शन चीफ फैंग के आसपास रहकर उसे मनाने की कोशिश शुरू कर देती है, लेकिन चाहे वह कितनी भी दलीलें दे, इतना ज़्यादा सतर्क और डर डर कर चलने वाला फैंग फिर भी उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। और इसी बीच पर्दे के पीछे मिस हॉन्ग को घेरने वाला खतरा धीरे धीरे सामने आता जा रहा होता है। उसी दिन ऑटो रिपेयर सेंटर वाला वही आदमी सोंग जुरान से संपर्क करता है। वह बताता है कि उस रात एल्बर्ट उससे मिलने आया था और साथ में उसके साथ आई एमिस हॉन्ग का भी जिक्र करता है। ये सुनते ही सोंग जुरान को तुरंत खतरे की बू आने लगती है। वह उस आदमी से कहती है कि वह एल्बर्ट और मिस हॉन्ग के बीच के रिश्ते की अच्छे से जांच करे। संयोग से ये फ़ोन कॉल करते हुए सोंग जुरान की बातें वहीं से गुजर रहे जुंगवू के कानों तक भी पहुंच जाती हैं और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि एमिस हॉन्ग की अंडरकवर पहचान अब जल्द ही खुलने वाली है। जुंगवू तुरंत फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के सेक्शन चीफ से संपर्क करता है और मिलने की रिक्वेस्ट करता है।
मुलाकात के दौरान वह सीधे मुद्दे पर आकर कहता है कि सेक्शन चीफ मिस हॉन्ग को जितनी जल्दी हो सके वापस फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस में बुला लें। सेक्शन चीफ अंदर से बहुत उलझन और बेबसी महसूस करता है। उसे पता है कि मिस हॉन्ग असल में एक सच्ची फाइटर है। उसके लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से भी ज़्यादा ये मायने रखता है कि वह इस पूरी फाइनेंशियल जंग को कैसे जीते। जैसा कि सेक्शन चीफ पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था, अब पूरा कोरियन फाइनेंशियल मार्केट हिलता हुआ मानो ढहने की कगार पर नजर आ रहा है। इसी अफरा तफरी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए चेयरमैन कैंग एक ऐसे फंड प्रोडक्ट को लॉन्च करने का आदेश देता है जो ऊंचे रिटर्न के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन असलियत में उस फंड की बिक्री बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। उल्टा कंपनी लगातार कर्मचारियों पर ही दबाव बना रही है कि वे इस प्रोडक्ट की कमज़ोर सेल्स के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह कंपनी उन्हें पूरी तरह निचोड़ रही है और उनके ऊपर बोझ डालती जा रही है। इसी उथल पुथल के बीच सेक्शन चीफ फैंग को भी महसूस होने लगता है कि अब कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। वह खुद ही एमिस हॉन्ग से संपर्क करता है। एमिस हॉन्ग उसे यकीन दिलाती है कि अगर हानमिन के सीक्रेट फंड्स का मामला खुल भी गया तो भी वह किसी भी हालत में फेंक को साथ में नहीं घसीटेगी और उसे बख्श देगी। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद भी सेक्शन चीफ फेंक अब भी मन ही मन फैसला नहीं कर पाता। वह मिसेस हॉन्ग से कहता है कि उसे और थोड़ा समय दिया जाए ताकि वह ठीक से सोच सके। इसी दौरान सेक्रेटरी को मिसेस हॉन्ग की असली पहचान का पता चल जाता है। उसी रात सेक्रेटरी को मिस हॉन्ग के परिवार द्वारा चलाए जा रहे उनके फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट पर पहुंचती है। वहां मिस हॉन्ग के मम्मी पापा उसे बताते हैं कि दीवार पर लगी तस्वीर उनकी बड़ी बेटी यानी असली किम बो यंग मिस हॉन्ग की है और जिस नाम जंगमी को मिस हॉन्ग ने अभी अपनी नकली पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है वो असल में उनकी छोटी बेटी का नाम है। जब सेक्रेटरी को यह सच्चाई पता चलती है कि मिस हॉन्ग ने अपनी छोटी बहन की पहचान उधार ली हुई है तो वह सोच विचार किए बिना सीधा अगला कदम उठाने का मन बना लेती है। उसका इरादा होता है कि जाकर सोंग जूरेन के सामने मिस हॉन्ग के बारे में सब कुछ उगल दे और उसे रिपोर्ट कर दे। लेकिन जैसे ही वह बात करने जाती है सोंग जूरेन उसे उस रात की घटना याद दिलाती है जब सेक्रेटरी को के भाई ने एक महिला कर्मचारी पर हमला किया था। वह सेक्रेटरी को पहले अपना निजी मसला सुलझाने की कड़ी नसीहत देती है। ये सुनते ही सेक्रेटरी को उस रात मिस हॉन्ग की गर्दन पर दिखे हुए जख्म के निशान याद आ जाते हैं। उसका दिल घबरा उठता है कि कहीं जिस महिला कर्मचारी पर उसके भाई ने हमला किया था वही मिस हॉन्ग तो नहीं थी। और सच भी बिल्कुल वैसा ही निकलता है। जुंगवू से सारी बात साफ साफ पूछने के बाद उसे पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। सेक्रेटरी को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उस रात उसके भाई ने जिस लड़की पर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि मिसेस हॉन्ग ही थी। उसी रात हॉस्टल पर वापस आकर मिसेस हॉन्ग सेक्रेटरी को समझाती है कि वह जल्द से जल्द नौकरी छोड़कर यहाँ से चली जाए, नहीं तो उसका पागल भाई उसे कभी न कभी फिर से आकर ज़रूर परेशान करेगा। इसके अलावा मिस हॉन्ग ये भी बताती है कि वह खुद भी जल्द ही रिज़ाइन देकर हॉस्टल छोड़ने वाली है और इससे पहले वह चाहती है कि सेक्रेटरी को उसकी असली पहचान का राज अपने तक ही रखे। सेक्रेटरी को इस बात के लिए हामी भर देती है क्योंकि उसके भाई की हरकत की वजह से उसके दिल में मिस हॉन्ग के लिए हमेशा एक अपराध बोध बना रहता है। उसी रात हॉस्टल में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है ताकि उनकी रूममेट किम मी सूक की सेल्स चैंपियन बनने की सफलता को सेलिब्रेट किया जा सके। किम मी सूक हनमिन की एक ब्रांच में कैशियर के तौर पर काम करती है। अपनी बेटी किम बॉम की परवरिश के लिए मीसुक ने हाल ही में हनमिन के नए लॉन्च्ड फंड को बेचने में जान लगा दी थी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वही इस तिमाही की नंबर 1 सेल्स चैंपियन बन जाती है। सेलिब्रेशन पार्टी के दौरान नोरा हर रूममेट के लिए अलग अलग छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन भले ही नाम सेलिब्रेशन पार्टी का है, हॉस्टल का हर एक इंसान अपने अपने मन की अलग अलग टेंशन में डूबा हुआ है। 3 महीने की उनकी प्रोबेशन अवधि अब खत्म होने वाली है। नोरा की माँ ने तय कर लिया है कि अब उसे चेयरमैन कैंग के घर अपने पिता के साथ जाकर रहना होगा। उधर सेक्रेटरी को सिर्फ एक ही बात सोच रही है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे किसी दिन अपने सपनों के शहर लॉस एंजलिस ज़रूर पहुंचना है और वहां नई ज़िंदगी शुरू करनी है। लेकिन हकीकत में बाहर की दुनिया में तूफान पूरी तरह आ चुका है। न्यूज़ पर सरकार आधिकारिक तौर पर यह मान लेती है कि देश दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका है और पूरा कोरिया भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर चुका है। इसी रात जब यह संकट पूरी तरह फूट पड़ता है, सेक्रेटरी क्यो को कंपनी की तरफ से एक फ़ोन आता है। उससे कहा जाता है कि वह सभी टॉप एग्जीक्यूटिव से संपर्क करे और तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाए। हनमिन के अपने उच्च अधिकारियों के अलावा इस मीटिंग में सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ अफसर भी शामिल होने वाले हैं। लालच से भरा चेयरमैन कैंग इस मौके का फ़ायदा उठाकर सरकार से पैसे निकालने की जुगत लगाने लगता है। वह चाहता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हनमिन को पब्लिक फंड से मोटी रकम की मदद दे, लेकिन सरकार यूं ही किसी पर पैसे नहीं लुटा सकती। इसलिए वे हनमिन से पिछले कुछ सालों के डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगाकर उनकी अच्छी तरह ऑडिट करना चाहते हैं। चेयरमैन कांग अंदर ही अंदर जुंगवू को बुलाकर समझाता है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट तो बस एक औपचारिकता है, असली मकसद सिर्फ ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की आंखों के सामने अच्छे अच्छे चमकदार नंबर नजर आए।
अगले दिन मिस होंग की प्रोबेशन खत्म हो जाती है और वह ऑफिशियल परमानेंट एम्प्लॉई बन जाती है, मगर उसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर एसईओ, सेक्शन चीफ फैंग और मैनेजर चा ये तीनों एक ही दिन अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। मिस होंग को तुरंत महसूस होता है कि इसमें कोई ना कोई चाल ज़रूर छिपी है, और सच में थोड़ा खोजबीन करने पर उसे पता चलता है कि ये तीनों छुट्टी पर नहीं हैं, बल्कि कंपनी के एक सीक्रेट ऑफिस में एक साथ छिपकर काम कर रहे हैं। तभी वहाँ जुंगवू भी उस तरफ आता है। मिस होंग के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है और वह झूठ बोलती है कि एल्बर्ट ने खुद उसे यहाँ भेजा है ताकि वह सेक्शन चीफ फैंग की मदद कर सके। हैरानी की बात यह है कि जुंगवू मिस होंग की असली नीयत समझने के बावजूद उसे उस सीक्रेट ऑफिस में एक हेल्पर / असिस्टेंट के तौर पर अंदर आने की अनुमति दे देता है। लेकिन उसी समय वह एल्बर्ट को भी फ़ोन लगाकर पूछता है कि क्या सच में उसने मिस होंग को फैंग की मदद के लिए भेजा था। मिस होंग की रक्षा करने के लिए एल्बर्ट बिना झिझक झूठ बोलते हुए हाँ कर देता है और जुंगवू की बात की पुष्टि कर देता है। इस तरह मिस होंग, डेप्यूटी डायरेक्टर सीओ, सेक्शन चीफ फंग और मैनेजर चा इन तीनों के लीड वाले गुप्त प्रोजेक्ट टीम में सफलतापूर्वक शामिल हो जाती है। काम के दौरान मैनेजर चा मिसेस होंग को एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि वह इसे सुरक्षित रखे, लेकिन मिसेस होंग उस फाइल को चुपके से बाहर निकालकर उसे खोलकर देखने लगती है और उसमें छिपी सच्चाई का पता लगाती है। उसे मालूम होता है कि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट टीम का असली मकसद अकाउंट्स में हेराफेरी करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को धोखा देना है और इस तरह टैक्स देने वाले आम लोगों के खून पसीने के पैसे को लूट लेना है। जो दस्तावेज वे तैयार कर रहे हैं उसमें कंपनी के अकाउंट्स को बड़ा सुंदर दिखाते हुए घाटे को मुनाफे में बदल दिया गया है। इस झूठे अकाउंट्स प्लान को रोकने के लिए एमएस होंग पहले ही से ओरिजिनल अकाउंट्स डेटा की एक अलग फाइल तैयार रखती है। कुछ देर बाद जुंगवू वो फाइल लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। मिस होंग उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट तक जाती है और अपनी तैयार की हुई ओरिजिनल डेटा वाली फाइल उसी के हाथ में थमा देती है और झूठ बोलती है कि यही फाइनल रिपोर्ट है। मिस होंग की उम्मीदों के बिल्कुल उलट जुंगवू फाइल खोलकर अंदर का डेटा देख भी लेता है, लेकिन ये समझ जाने के बाद भी कि ये ओरिजिनल अकाउंट्स हैं वह उसे एक्सपोज नहीं करता, बल्कि वही असली फाइल ऊपर सबमिट कर देता है। मिस होंग और जुंगवू की इस गुप्त चाल की वजह से हनमिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की पब्लिक फंड सहायता वाली लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। ये सुनकर चेयरमैन कंग का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन जुंगवू पूरी तरह शांत, आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। असल में वह तो 1 साल पहले ही कोरिया में आने वाली इस फाइनेंशियल क्राइसिस की आहट महसूस कर चुका था और हानमिन के नए प्रेसिडेंट के तौर पर उसकी एंट्री के पीछे भी एक छुपा हुआ बड़ा मकसद था। लेकिन जब सेक्शन चीफ फेंग को जुंगवू से पता चलता है कि अकाउंट्स की फाइल मिस होंग ने बदल दी थी, तो वह मिस होंग के पास जाकर उससे सवाल जवाब करने लगता है। फैंग की नज़र में तो सबसे पहले सामने की इस आग को बुझाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस होंग के इस कदम की वजह से हनमिन के हज़ारों एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार होने के खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन मिस होंग की सोच बिल्कुल अलग है। वह किसी भी हालत में हनमिन के झूठे खातों और पब्लिक फंड्स की इस लूट को अनदेखा नहीं कर सकती और न ही यह बर्दाश्त कर सकती है कि आम लोग चेयरमैन कैंग की भ्रष्ट हरकतों का बिल भरें। सेक्शन चीफ फैंग मिस होंग की इस न्याय भरी सोच से सहमत नहीं हो पाता और उसे एहसास होता है कि भले ही वे दोनों एक ही तूफान के बीच खड़े हों, मगर कभी भी एक ही दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी नहीं बन सकते। यहीं पर आज की कहानी ख़त्म होती है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और स्ट्रीम मूवीज़ चैनल को फॉलो करना न भूलें।